हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो आज के क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। हमने जो अपना पहला चैप्टर किया इससे पहले, जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब एलोकेशन, उसमें हमने क्या देखा था कि एक जॉब है, जो एक काम मुझे करवाना है, वो काम मैं कैसे एलोकेट कर सकती हूँ ताकि मेरे वो काम करवाने की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो। उसके लिए हमने एक मेथड देखा था, हंगेरियन मेथड। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन है, मैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह से मैनेज करूं कि मेरी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम से कम हो। जस्ट लाइक जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम देखी थी ना, उसमें हम क्या करते थे कि हमें वर्क को ऐसे असाइन करना होता था कि हमारी कॉस्ट कम हो। इस केस में हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे मैनेज करना है कि हमारी कॉस्ट कम हो। सेम ही है, बस फॉर्मूलाज थोड़े अलग है, थोड़ा मेथड्स अलग है। ठीक है, क्या देखो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो मेरे पास यहाँ पे तीन फैक्ट्री है, O1, O2 एंड O3। और मेरे पास तीन जगह है, तीन गोडाउन है, D1, ये क्या लिख दिया मैंने, D2, D3 एंड D4। ठीक है, ये सप्लायर्स है मेरे पास। या फिर ऐसे समझो, ये है फैक्ट्री, यहाँ से मुझे सामान मंगवाना है, अपने वेयर हाउस में रखना है। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि O1 से सामान, कितना सामान यहाँ पे जाए, कितना यहाँ पे जाए, कितना यहाँ पे जाए एंड कितना यहाँ पे जाए। देन मुझे क्या देखना है कि O2 भी है, कितना यहाँ पे जाए, कितना यहाँ पे जाए, कितना यहाँ पे जाए और कितना यहाँ पे जाए। देन मुझे देखना है कि O3 भी है, O3 से कितना यहाँ पे जाए, कितना यहाँ पे जाए, कितना यहाँ पे जाए एंड कितना यहाँ पे जाए, कि मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम लग जाए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब सोचो, O1 से D1 में मुझे सामान पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है 10। O1 से D2 में पहुंचाने में लगती है 20। O1 से D3 में लगती है 15। O1 से D4 में लगती है 12। ठीक है, देन उसके बाद O2 से D1 में पहुंचाने में लगती है 5। O2 से D2 में पहुंचाने में लगती है 3, 19 एंड 25। ठीक है, O3 से D1 में पहुंचाने में लगती है 10। O3 से D2 में पहुंचाने में लगती है 20। O3 से D3 में पहुंचाने में लगती है 25 एंड O3 से D4 में पहुंचाने में लगती है 1। अब देखो आपके पास कितना ज्यादा ब्लंडर हो गया ना, क्या खिलारा ही पड़ गया है। तो मतलब कहाँ से कहाँ पे जाऊं। अब मेरे को, आपको मैंने ये सारा डेटा ऐसे दे दिया है, अब मेरे को जरा बताना कि मैं कौन सी फैक्ट्री से सामान मंगवाऊं, कौन से वेयर हाउस में। ये मेरे पास फैक्ट्री है और ये मेरे पास वेयर हाउस है। अब मुझे वेयर हाउस में सामान स्टोर करना है। ठीक है, सामान लेके आना है। अब मेरे को बताओ कि मैं कौन सी फैक्ट्री से कौन से वेयर हाउस में कितना सामान मंगवाऊं। बता सकते हो? नहीं बता सकते मैम, और वो भी बताओ ऐसे कि मेरे को कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगे। इसे देख के ही चक्कर आ रहा है कि ये क्या खिलारा पड़ा हुआ है, इसे मैं सॉल्व क्या करूंगी। तो ये है आपके पास इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब यही होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कि कहाँ से सामान आपको कहाँ पे पहुंचाना है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगे। अब ये हो गई आपके पास प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मेथड होता है, जिसका नाम ही ट्रांसपोर्टेशन मेथड है। अब हम वो देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मेथड से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Transportation model deals with the transportation of a product manufactured at different plants or factory to number of different warehouses. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल डील करता है कि आपने जो वेरियस वेरियस फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, उसे वेरियस वेरियस वेयर हाउसेज में कैसे पहुंचाया जाए कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम लगे। द ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही रहेगा कि हर वेयर हाउस में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको मिल जाए। अब इस वेयर हाउस में आपको 50 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, इस वेयर हाउस में आपको 30 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें 40 यूनिट्स की और इसमें 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। इस फैक्ट्री में सिर्फ आपके पास 120 यूनिट्स बनी हुई है, इस फैक्ट्री में 10 यूनिट्स बनी हुई है और इस फैक्ट्री में 5 यूनिट्स बनी हुई है। अभी आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपके पास एक फैक्टर है ही है कि आपको वो मिनिमम करनी है, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके हर वेयर हाउस की जो डिमांड है ना वो फुलफिल हो जाए।
क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल की, आपके पास फिनिश या रॉ मटेरियल की कमी ना रहे। अगर सोचो यहाँ पे कितने यूनिट्स की, 50 यूनिट्स की अगर डिमांड है, तो यहाँ पे आपके पास 50 यूनिट्स होने भी चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। और अब आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से मंगवाओगे, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से 50 यूनिट्स मंगवाओगे, कैसे मंगवाओगे यूनिट, वो सब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगे और आपकी डिमांड भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, विद इन द प्लांट कैपेसिटी द ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट। ये जो डेस्टिनेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट को आपको सेटिस्फाई करना है विद इन द प्लांट कैपेसिटी, जितनी प्लांट की कैपेसिटी है उसके बीच बीच में, ज्यादा कहाँ से मंगा लोगे, ठीक है। एट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, transportation models thus typically arise in situations involving physical movement of goods from plants to warehouses, warehouses to wholesaler, wholesaler to retailer and retailers to customer। समझ आया ट्रांसपोर्टेशन मतलब का क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? बेटा सिंपल सी बात है, आपको तीन चार चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये मिनिमम होनी चाहिए। और इसे मिनिमम करने के साथ साथ में जो आपकी डेस्टिनेशन की, डेस्टिनेशन मतलब जहां पे सामान पहुंचना है, ये हो गई आपकी डेस्टिनेशन, और जहां से सामान आ रहा है वो हो गया आपका सोर्स। ठीक है, डेस्टिनेशन की आपको डिमांड भी सेटिस्फाई करनी है, और ये डिमांड कैसे सेटिस्फाई होनी चाहिए? विद इन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, जितनी प्लांट की कैपेसिटी है उसी में करनी पड़ेगी, ज्यादा कहाँ से आएगी, है ना। ये तीन चीजों का आपका ध्यान रखना है, इन तीन चीजों को ध्यान रखते रखते आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होती है वो हम देखेंगे। अब इस प्रॉब्लम को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो आपके पास होता है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, मतलब सॉरी, दो मेथड नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, बट इसमें ना आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखा था ना, सबसे पहले हम नॉर्मल सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हम उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं कि इससे ज्यादा कम कॉस्ट वाला क्या आंसर आ सकता है। चेक करते थे ना असाइनमेंट में ऑप्टिमलिटी, उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे होता है। सबसे पहले आपको अपना इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन बनाना है, मतलब कि फर्स्ट आपको बेसिक आंसर बना लेना है जो आपने फॉर्मूला लगा के निकाला। देन आपको उसकी चेक करनी है ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेक करना है आपको कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसे ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा। जैसे असाइनमेंट में इंप्रूव्ड मैट्रिक्स करके ऑप्टिमल बनाते थे, यहाँ पे और कोई मेथड होगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, क्या मेथड से निकलेगा? तो वो सॉल्यूशन निकालने के बाद आपके पास चार मेथड है। कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड वन इज मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, थर्ड वन इज मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, एंड फोर्थ वन इज वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये चार मेथड आपके पास, जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखा था हंगेरियन मेथड था, जिससे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम निकाली थी। एक ही मेथड था नॉर्मल सा, फिर उसके बाद हमने उसकी ऑप्टिमलिटी चेक की थी। यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, वो निकालने के आपके पास चार मेथड है। कौन कौन से? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, एंड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये चार मेथड्स हैं आपके पास जिससे आप अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब फिर उसके बाद ये जो आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, उसकी आपको ऑप्टिमलिटी चेक करनी है कि ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो वो ऑप्टिमलिटी चेक आप दो मेथड से करते हो। फर्स्ट वन इज मोदी मेथड एंड सेकेंड वन इज स्टेपिंग स्टोन मेथड। मोदी मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड, हम धीरे धीरे करके ये सब मेथड पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग बहुत है, ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। इस चैप्टर में आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस भी। जैसे कि जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ वो करना, वरना बच्चा ये चैप्टर बीच में लिंक टूट गया ना, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको हर अटेम्प्ट में ये चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना। तो फर्स्ट मेथड अपना समझते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। मेथड समझने से भी पहले पहले आपको क्या चीज समझनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम का टेबल कैसे बनेगा। अब आपने देखा होगा कि आपको असाइनमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो टेबल में बन के आ रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझाई ना, इसमें कोई टेबल बना हुआ है? नहीं मैम, कोई टेबल नहीं बना है। बट अगर टेबल बनाओ ना तो हमारे लिए सब सोल्यूशन निकालने बहुत इजी हो जाते हैं। रियल लाइफ में भी कोई भी आपको टेबल बना के नहीं देता है, सब आपको ऐसे प्रॉब्लम दे देंगे। जैसे ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आपको सामने रख देंगे। ये ऐसे भी नहीं रखेंगे, ऐसे रफ रफ सा बना के दे देंगे कि ये प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन दे दो कि मैं कैसे, कहाँ से, कितना सामान मंगवाऊं।
ठीक है। तो उस केस में आपको इसे प्रॉपर फॉर्मेट में पहले डालना होगा, टेबल बनाना होगा, फिर उसके ऊपर आप अपने मेथड्स लगाओगे और सोल्यूशन निकालोगे। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा ना, इसे टेबल में कैसे बिठाएंगे हम। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाना सीखेंगे, हाउ टू मेक ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ऐसे टेबल बनता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है जो आपका वेयर हाउस है, और यहाँ पे आपको लिखना होता है जो आपकी डिमांडेड थिंग है, जिस चीज की आपने डिमांड की है। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा सोर्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेस्टिनेशन। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से सामान आएगा। सोर्स आपका ये जो फैक्ट्री आ गई, और यहाँ पे आपकी आ गई वेयर हाउस। ठीक है। अब फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है उसे कहते हैं हम सप्लाई। फैक्ट्री कितना सामान दे सकती है तो उसे कहते हैं हम सप्लाई, वो यहाँ पे आप लिखोगे। और जो डेस्टिनेशन है उसकी डिमांड कितनी है, कितना उसको रिक्वायरमेंट है, वो आप डिमांड लिखोगे यहाँ पे। और फिर बीच में क्या आएगा मैम, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में था, बीच में क्या आएगा, कॉस्ट, क्योंकि आपको कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना है। ठीक है, ये ऐसे बनता है आपका ट्रांसपोर्टेशन टेबल। एक बार बना के देखें, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके देखते हैं। Ladies fashion shop wishes to purchase the following quantity of summer dress। एक लेडीज फैशन शॉप है, उसे ना समर ड्रेस के, समर आ रहा है, मेरी शॉप है लेडीज फैशन शॉप मैंने खोली हुई है, समर आ रहा है, अब मुझे समर के लिए सारा ड्रेसेस का स्टॉक ला के रखना है, सीधी सी बात है। अब मुझे देखना होगा कि मैं कौन सी फैक्ट्री से कितना सामान मंगवाऊं, है ना। तो ड्रेस साइज 1 2 3 4, चार ड्रेस साइज है जो मुझे चाहिए। ड्रेस साइज 1 की मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, ड्रेस साइज 2 की मुझे 200 क्वांटिटी चाहिए, ड्रेस साइज 3 की मुझे 450 क्वांटिटी चाहिए, एंड ड्रेस साइज 4 की मुझे 150 क्वांटिटी चाहिए। ये आपकी क्या हो गई, डिमांड हो गई ना लेडीज फैशन शॉप पे। लेडीज फैशन शॉप हो गई आपकी डेस्टिनेशन। ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या लेडीज फैशन शॉप पे, ड्रेसेस चाहिए। ड्रेस साइज उन्होंने गिवन किया हुआ है, मुझे ड्रेस 1 2 3 एंड 4 ड्रेस चाहिए, ये चार ड्रेसेस चाहिए। कितनी कितनी डिमांड है अब इनकी, डिमांड नीचे लिखते हैं ना एकदम सामने। यहाँ पे आती है आपकी डिमांडेड थिंग, यानी कि जो आपकी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है लेडीज फैशन शॉप, वहां पे उन्होंने ये चीज डिमांड की है, यहाँ पे आती है आपकी डिमांड। ठीक है। अब डिमांड के एकदम सामने लिखोगे ना जो डिमांडेड थिंग है, मतलब ड्रेस साइज 1 की कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, उसके एकदम सामने लिखोगे ना, यहाँ पे हम यहीं पे लिखेंगे कितनी ड्रेस साइज 1 की मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए, ड्रेस साइज 2 की मुझे चाहिए 200 क्वांटिटी, देन 450 क्वांटिटी ड्रेस साइज 3 की, एंड ड्रेस साइज 4 की मुझे चाहिए 150 क्वांटिटी। ठीक है। देन आगे क्या बोला हुआ उन्होंने, 3 मैन्युफैक्चरर्स आर विलिंग टू सप्लाई ड्रेस। अब फैक्ट्री, 3 मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री मिल गई हमें, मतलब सोर्स जहां से सामान आएगा, तो यहाँ पे आएंगे आपके सोर्स, फैक्ट्री। 3 manufacturers are willing to supply dress. The quantity given below are the maximum that they are able to supply of any given combination of dresses or dress। कहते हैं 3 सप्लायर्स हैं जो रेडी हैं आपको सामान देने के लिए, सप्लायर ए बी एंड सी, 3 सप्लायर्स आपको सामान देने के लिए रेडी हैं। अब जो मैक्सिमम क्वांटिटी है ये सप्लायर सप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई वो दी हुई है। और कैपेसिटी मतलब सप्लाई, सप्लाई कहाँ पे आती है, यहाँ पे कितनी है उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी, 150 450 250, 150 450 एंड 250। ठीक है। देन द शॉप एक्सपेक्ट्स द प्रॉफिट पर ड्रेस टू वेरी विद द मैन्युफैक्चरर्स गिवन बिलो। अब शॉप ने आपको ये प्रॉफिट दिया हुआ है पर ड्रेस का, कितना है, 2.5 3 2 4.0 3.5 4.5 5 5.5 4.5 2 1.5 एंड 2.5। ये बन गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का टेबल। देखो टेबल बन गया ना आपका प्रॉपर। ठीक है, थोड़ा सा गंदा बन गया है, पर आपको समझ आ गया ना कि टेबल बनता कैसे है। ऐसे बनेगा आपका टेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, बना ले एक बार।
चलो बनाओ, अब आपको समझ आ गया ना। अब मेरे साथ बनाओ कैसे बनेगा टेबल। सबसे पहले आएगी यहाँ पे लेडीज फैशन शॉप। लेडीज फैशन शॉप ने हमसे क्या मंगवाया है? ड्रेसेस मंगवाई हैं। ड्रेस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 3 सप्लायर हैं सप्लाई करने को, A, B एंड C। यहाँ पे आ जाएगी अब डिमांड, एंड यहाँ पे आ जाएगी सप्लाई। कितनी डिमांड है आपके पास ड्रेस 1 की? 100, 200, 450, 150। 100, 200, 450 एंड 150। सप्लाई मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 150, 450, 250। 150, 450, 250। ठीक है, अब बीच में हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट पर ड्रेस दे रखा है। 2.5, 3, 2, 4.0, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 4.5, 2, 1.5 एंड 2.5। और ये बन गया हमारा टेबल ट्रांसपोर्टेशन का। ऐसे हमारा सबसे पहले बनेगा मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हमारा जो भी मेथड्स रहेंगे, 4 मेथड जो हमने पढ़े हैं इनिशियल, बेसिक, फीजिबल, सॉल्यूशन के, उन मेथड्स में से जो भी मेथड कहा होगा लगाने के लिए वो वाला मेथड हम लगा लेंगे। ठीक है, टेबल बनाना आ गया ना सबसे पहले आपको, कि आपको एक जो आपके पास प्रॉब्लम दे रखी है उसे फॉर्मेट में हमें कैसे बिठाना है। बस ये बन गया आपका टेबल, इतना सिंपल था। अब आपको अगर रफ रफ सी प्रॉब्लम भी दे रखी हो तो आप उसे टेबल में बिठा सकते हो, फिर उसके बाद आप अपना आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। कितने क्वेश्चन देखे? हाँ, मैंने 2 ही देखे हैं। अब ये पढ़ते हैं। द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज ट्रक्स अवेलेबल एट 4 डिफरेंट साइट्स इन द फॉलोइंग नंबर। बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी है एक, उसके पास 4 ट्रक्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट साइट पे। साइट ए पे उसके पास 5 ट्रक हैं, साइट बी पे उसके पास 10 ट्रक हैं, साइट सी पे उसके पास 7 ट्रक हैं, एंड साइट डी पे उसके पास 3 ट्रक हैं। हमारे पास ये ट्रक अवेलेबल पड़े हुए हैं। कस्टमर डब्ल्यू Customer W, X and Y require trucks as shown below. कस्टमर W, X और Y को ट्रक चाहिए। अब मेरे को बताना है इसमें से आपकी सप्लाई सोर्स कौन सा और डेस्टिनेशन कौन सा, मेरे को पहले ये बताओ। जो आपको सप्लाई कर रहा है वो हो जाएगा सोर्स। ये है आपके पास सोर्स, क्योंकि ये बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिनके पास ये 4 साइट पे डिफरेंट डिफरेंट से प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ट्रक्स पड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। आपके पास ये ट्रक्स पड़े हुए हैं और ये है आपकी डेस्टिनेशन। इन लोगों को ट्रक्स चाहिए। ठीक है, कस्टमर वाई, डब्ल्यू एंड एक्स को। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रक टू द कस्टमर आर गिवन बिलो। एक कस्टमर से एक साइड से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में, ट्रक पहुंचाने में आपको जितनी कॉस्ट लगेगी वो आपको यहाँ पे गिवन है। फटाफट से डब्बे में बिठा लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेस्टिनेशन। बस अपना ना डेस्टिनेशन और सोर्स वाला फंडा क्लियर रखना, सब हो जाएगा। एंड सोर्स, डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है? कस्टमर डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। सोर्स हमारे पास क्या है? साइट ए, बी, सी एंड डी। हो गए हमारे पास सोर्स। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डिमांड। डेस्टिनेशन की कितनी डिमांड है? कस्टमर डब्ल्यू को चाहिए 5 ट्रक्स, कस्टमर एक्स को चाहिए 8 ट्रक्स, कस्टमर वाई को चाहिए 10 ट्रक्स। और सप्लाई, यानी कि जो हमारी साइट्स हैं वो कितने ट्रक मैक्सिमम सप्लाई कर सकती हैं? साइट ए 5 ट्रक सप्लाई कर सकती है, साइट बी 10 ट्रक सप्लाई कर सकती है, साइट सी 7 एंड साइट डी 3 ट्रक सप्लाई कर सकती है। बीच में क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट? अब कॉस्ट देखो, ए टू डब्ल्यू की कॉस्ट लगती है ₹7। ए टू डब्ल्यू की लगती है ₹7। बी टू डब्ल्यू की कॉस्ट लगती है ₹4।
सी टू डब्ल्यू की कॉस्ट लगती है ₹5, डी टू डब्ल्यू की कॉस्ट लगती है ₹8। ठीक है, ए टू डब्ल्यू वाई में कॉस्ट लगती है हमारे पास 3। यहाँ पे ना एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेती हूँ, यहाँ पे मेरा कुछ तो भी मिसिंग है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ मिसिंग नहीं है, यहाँ पे पता है कैसे है, ये देखो ए टू डब्ल्यू की कॉस्ट दे रखी है 7, बी टू डब्ल्यू की कॉस्ट है 4, सी टू डब्ल्यू की कॉस्ट है 5, डी टू डब्ल्यू की कॉस्ट है 8। देन ए टू वाई की कॉस्ट है 3, ए टू डब्ल्यू ये रखा, ए टू एक्स की कॉस्ट है 3, ए टू वाई की कॉस्ट है 6। ऐसे दे रखे इन्होंने, लाइनिंग टेबल बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ए टू डब्ल्यू की कॉस्ट 7, ए टू एक्स की कॉस्ट 3, ए टू वाई की कॉस्ट 6। ऐसे है, ठीक है, टेबल की लाइनिंग में गड़बड़ है थोड़ी सी। अभी ए टू एक्स की कॉस्ट आपके पास कितनी है 3, बी टू एक्स की कॉस्ट है 6, 8 एंड 4, ए टू वाई की कॉस्ट है 6, बी टू वाई की कॉस्ट है 8, सी टू वाई की कॉस्ट है 4, देन 3। ऐसे बनेगा आपका टेबल। ठीक है, ये भी बन गया आपका ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ये भी आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है और ये भी आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अभी मॉड्यूल में दे रखा है तो हमें मॉड्यूल में पूरा सॉल्व करना होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के देना होता है। बट इसमें हम जस्ट अपना ट्रांसपोर्टेशन का टेबल बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इतना ही लिखा है, आगे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इतना पता चल गया कि अगर आपके पास ऐसे स्कैटर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उसे आपको एक टेबल में कैसे बिठाना है। ठीक है, ये तो आपको अब समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, सॉल्यूशन कैसे होंगे। आपके जो 4 मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन क्या होंगे। इन 4 मेथड से पहले कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने असाइनमेंट में भी देखी थी। फर्स्ट स्टेप क्या रहता था देखने वाला, क्या देखना होता था आपको फर्स्ट स्टेप में, कि आपका जो क्वेश्चन है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, यानी कि नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। अगर नाइंसाफी हो रही है तो उसे हमें सही करना पड़ेगा। अब इस ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम कैसे देखते थे, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है कि नहीं है। अभी असाइनमेंट में ये देखते थे। अभी ट्रांसपोर्टेशन में हम कैसे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का लेना देना नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हमें देखना होता है सप्लाई और डिमांड, क्योंकि आपकी जितनी डिमांड है उतना आपको सप्लाई होना चाहिए ना, तो इन दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम सप्लाई और डिमांड का टोटल करके मैच करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। डिमांड का टोटल करो 5 प्लस 8 प्लस 10, डिमांड कितनी है मेरे पास 23। सप्लाई का टोटल करो 5 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3, सप्लाई है मेरे पास 25। मतलब कि मैं 25 टोटल मिला के, सारे सोर्सेस को मिला के मैं 25 क्या थे ये ड्रेसेस, 25 ड्रेसेस सप्लाई कर सकती हूँ। बट डिमांड कितनी कर रहे हैं, सिर्फ 23 की डिमांड कर रहे हैं। तो इसे हमें सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। मतलब अभी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 डिमांड है, 25 सप्लाई है, तो यानी कि मेरे पास 2 और डिमांड होनी चाहिए ना, 24 25 करने के लिए 2 और डिमांड होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपको डमी डिमांड इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपको 2 की डिमांड बनानी पड़ेगी और उसकी आपकी फिर कॉस्ट क्या रहेगी, 0 0 0 0 0 0 एंड 0, WXY। और यहाँ पे एक डमी आ गया Z, यहाँ तो इसे डमी नाम दे दो, Z मत नाम दो, डमी नाम दे दो। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका यहाँ पे 23 होता, यहाँ पे 25 होता, तो आपको एक सप्लाई एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है, टू जो जिसकी सप्लाई होती है 2 प्रोडक्ट्स की, 2 ड्रेसेस की, वो आपको ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही रहता है कि अगर असाइनमेंट में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ये वाला अनबैलेंस था तो हमने बैलेंस कर दिया। जो भी आपको चाहिए डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करो एज द केस में बी। ठीक है, जैसे हमने वहां पे देखा था, वहां पे हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देखते थे। यहाँ पे हमें कैसे देखना है, यहाँ पे हमें देखना है टोटल ऑफ डिमांड एंड टोटल ऑफ सप्लाई। सेकंड स्टेप क्या होता था, सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे अनबैलेंस्ड वाले को बैलेंस्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या होता था हमारे पास, मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होता था। इसमें भी वैसे है,
वहां पे हमें जॉब एलोकेशन की कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना होता था। यहाँ पे हमें अब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना है। क्यों करना है मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट? हो मैंने पूरा आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम चैप्टर में समझाया, आप वहां से देख सकते हो। अभी मैं जस्ट बता रही हूँ कि जैसे वहां पे मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में करना था, इसको भी मिनिमाइजेशन में करना है, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी मिनिमम से मिनिमम करना चाहते हैं। तो वैसे ही जैसे वहां पे हम करते थे ना कन्वर्ट, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट एलिमेंट उठाना है और उसे पूरे मैट्रिक्स में से, प्रॉफिट मैट्रिक्स में से माइनस कर देना है, और वो आपका बन जाएगा लॉस मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आपको मैक्सिमाइजेशन को कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद ये दो स्टेप करने के बाद आपका नॉर्मल जो आपके चार मेथड्स है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड एंड गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन चारों में से एक मेथड लगा के आपको आंसर निकाल लेना, अपना इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम अपना देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें क्या होता है, ये थ्योरी जो लिखी है, पूरे स्टेप्स लिखे हैं, बाद में पढ़ेंगे। मैं पहले आपको सिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम उसे पढ़ लेंगे, जैसे हमने असाइनमेंट चैप्टर में किया था। क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, पहले दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। फ्रॉम, ये है आपके पास सोर्स, टू यानी कि ये है आपके पास डेस्टिनेशन। आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, सप्लाई दे रखी है, डिमांड दे रखी है। सबसे पहले चेक करेंगे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। सप्लाई का टोटल लगाओ, 35, 40, 50, 125, 35, 50 एंड 40, 35, 50 एंड 40, 125 होता है। 45, 20, 30, 30, यहाँ भी आ गया 125। तो ये तो हमारा है बैलेंस्ड क्वेश्चन, हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेप सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पे लिखो स्टेप मेरे साथ। टोटल ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिमांड, सो द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या था, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन चेक करना आपको। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल provides information about cost of transportation. So the model is of minimization. तो इसे भी छेड़ने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, ये पूरा का पूरा टेबल पहले नीचे कॉपी पेस्ट कर लो। P1, P2, P3 and demand, C1, C2, C3, C4 and supply, 8, 9, 14, 6, 12, 9, 10, 13, 16, 9, 7, 5, 45, 20, 30, 30, 35, 50 and 40.
चलो टेबल बन गया। अब ध्यान से समझो क्या है ये स्टेप्स। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, क्या नाम है मेथड का? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नाम से देखो कुछ क्लियर हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपको जो आपकी कॉर्नर वाली साइड है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, अब ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट वाली साइड। यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है देखना, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है आपका? दिस वन इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो इसे सबसे पहले हम उठाएंगे। अब देखो यहाँ पे P1 C1 पे सप्लाई है 35 की, डिमांड है 45 की। कितने यूनिट्स जा सकती हैं? यहाँ पे इस जगह पे मेरे को चाहिए 45 यूनिट्स, पर ये जो फैक्ट्री है P1 जो फैक्ट्री है ये सिर्फ 35 यूनिट सप्लाई कर सकती है। C1 को चाहिए 45 यूनिट्स, पर P1 फैक्ट्री सिर्फ 35 यूनिट से सप्लाई कर सकती है। तो इस केस में कितनी सप्लाई होगी यहाँ पे? जितनी कैपेसिटी है। भले मुझे 45 यूनिट्स चाहिए, भले C1 को 45 यूनिट्स चाहिए, पर P1 तो सिर्फ 35 यूनिट सप्लाई कर सकती है, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे आपकी कितनी एलोकेशन हो जाएगी? देखो यहाँ पे आपकी एलोकेशन हो जाएगी 35 यूनिट्स की, ठीक है। अब ये वाली फैक्ट्री खत्म होगी। अभी P1 और किसी को सप्लाई नहीं ना कर सकते, क्योंकि इसने अपनी पूरी की पूरी 35 यूनिट्स इसे दे दी है। तो इसे हम कर देंगे कट, समझे? देन उसके बाद अब आपका नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा बनता है? नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, ये वाला कॉर्नर बनता है मैम, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, दिस वन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे एलोकेशन? यहाँ पे C1 को डिमांड है 45 की, बट P2 में, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 35 तो कट कर दिया ना, अब यहाँ पे 35 एलोकेट हो गई है, तो क्या C1 की डिमांड अगेन 35 ही रहेगी? नहीं मैम, अब 35 नहीं रहेगी। कितनी डिमांड बची अब उसकी? 10 बची अब उसकी डिमांड। देखो फिर से बताती हूँ एक बार मैं। सबसे पहले हमें उठाना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कौन सा है? दिस वन इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब यहाँ पे मुझे एलोकेशन करनी है, मतलब मैं यहाँ पे कितनी यूनिट्स मंगवाऊं। अब C1 को चाहिए तो 45 यूनिट्स, पर P1 उसे सिर्फ 35 यूनिट सप्लाई कर सकती है। तो इसे कितनी यूनिट्स मिलेगी P1 से? सिर्फ 35 ही मिलेंगी, क्योंकि उससे ज्यादा वो सप्लाई कर ही नहीं सकती। तो इसे P1 से मिल गई 35 यूनिट्स। अब C1 की फिर कितनी डिमांड रह गई? 45 माइनस 35 करोगे तो कितनी डिमांड रह जाएगी C1 की? 10 यूनिट्स की और डिमांड रह गई ना, 35 यूनिट्स तो उसे मिल गई, तो यहाँ पे डिमांड भी चेंज होकर आपकी आ गई 10 यूनिट्स की। अब नेक्स्ट आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? ये वाला है। अभी C1 को 10 यूनिट्स चाहिए, P2 सप्लाई कर सकता है 50 यूनिट्स, तो C1 को कितनी यूनिट्स मिलेंगी? 50 की 10। उसे चाहिए ही 10, तू मेरे को 100 कर 200 कर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो 10 ही लूंगी, ठीक है। तो अभी से कितनी एलोकेट कर दोगे आप? 10 यूनिट्स मंगवाओगे, मतलब C1 P2 से मंगवाएगा 10 यूनिट्स, और यहाँ पे इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, है ना। यहाँ पे इसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, अब C1 को और कुछ नहीं चाहिए, तो C1 को हम कर देंगे कट। P2 के पास अब कितनी यूनिट्स बची हैं? 50 थी, इसने 10 C1 को दे दी, कितनी बची हैं? 40 बची हैं सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बनता है? ये तो कट गया, ये भी कट गया, अब ये बनता है ना आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दिस वन इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। यहाँ पे अब कितनी एलोकेशन है? यानी कि C2 को P1 तो कट चुके हैं, P1 तो कुछ नहीं देगा, अब C2 को चाहिए 20 यूनिट्स, P2 इसे दे सकता है 40 यूनिट्स, तो C2 कितनी यूनिट्स लेगा? 20 लेगा ना, जितना उसे चाहिए उतना ही लेगा। तू मुझे जितनी भी यूनिट्स दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए 20 तो मैं 20 लूंगी। तो अब C2 कितनी यूनिट्स लेगा? 20 यूनिट्स लेगा। अब C2 की डिमांड हो गई खत्म, C2 को और कुछ नहीं चाहिए। P2 ने इसे कितनी दे दी? 20 यूनिट्स दे दी। अब P2 के पास अपनी यूनिट्स कितनी बची हैं? 20 यूनिट्स अभी तक बची हुई है P2 के पास। नेक्स्ट आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बनता है? ये वाला बनता है। अब इसे C3 को कितनी यूनिट्स चाहिए? 30 यूनिट्स चाहिए। P2 के पास अभी भी यूनिट्स हैं? यस मैम है। तो P2 से कितनी यूनिट्स दे सकता है? 20 यूनिट्स दे सकता है, पर C3 को तो 30 चाहिए, पर वो दे सकता है सिर्फ 20, तो इससे हम 20 ले लेते हैं। इससे हमने 20 यूनिट्स ले ली, P2 की खत्म हो गई, इससे हमने 20 यूनिट्स ले ली है। अब P2 और किसी को सप्लाई नहीं कर सकता है। C3 की अभी भी कितनी डिमांड बची हुई है? 10 यूनिट्स की डिमांड अभी भी बाकी है इसकी, क्योंकि इसे सिर्फ 20 मिली है अभी तक। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका कौन सा बनता है? दिस वन इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब यहाँ पे देखो C3 को 10 यूनिट्स और चाहिए, P3 इसे सिर्फ 40 इसे 40 यूनिट्स दे सकता है। C3 को कितनी चाहिए? 10 चाहिए, तो उसे हम 10 दे देंगे। C3 की डिमांड हो गई खत्म, इसे कट कर दो। और P3 के पास कितनी यूनिट्स बची हैं? अब 10 इसने इसे दे दी ना C3 को, तो इसके पास बची सिर्फ 30 यूनिट्स। अब लास्ट में देखो C4 को चाहिए 5 यूनिट्स, एक ही बचा है, C4 को चाहिए 30 यूनिट्स,
और P3 से कितना दे सकता है 30 यूनिट्स, और यहाँ पे आपकी हो गई डिमांड और आपकी सप्लाई सेटिस्फाई। ये देखो, इसे 30 यूनिट्स चाहिए थी C4 को, इसे 30 यूनिट्स मिल गई, C4 कट कर दो। P4 से इसे पूरी की पूरी 30 यूनिट्स मिल गई और ये कट हो गया। देखो एकदम आपकी जितनी डिमांड थी और जितनी सप्लाई थी मैच कर गई, हर जगह पे आपको एलोकेशन मिल गई, किसको कहाँ से कितनी यूनिट्स मंगवानी है सब कुछ आपको मिल गया, उस हिसाब से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका। अब ये चेक कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ना, आप पेपर में करते करते चेक कर सकते हो कि आपका सही है कि नहीं हुआ है। लास्ट में ना आपकी डिमांड और सेटिस्फाई मीट कर जाएगी, जैसे यहाँ पे हुआ ना 30 और 30 खत्म हो गया ना, ना डिमांड बची ना कोई वो बची, सप्लाई बची। क्यों नहीं बची मैम? क्योंकि बच्चे जी हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने उसे बनाया बैलेंस, मतलब जितनी डिमांड है उतनी वो हमारी होनी चाहिए सप्लाई, तो जितनी डिमांड है उतनी अगर सप्लाई होगी तो हर किसी को अपनी सप्लाई के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई मिल गई, तो लास्ट में जीरो ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी जीरो ही हो गया। अब देखो कैसे आपने एलोकेशन की, P1 P2 एंड P3। P1 C1 से 35, P2 C1 से 10 यूनिट्स मंगाएगा, मतलब जितने यूनिट्स मंगवाएगा उसे 10 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। P1 C1 से अगर अपनी यूनिट्स मंगवाता है तो उसे नहीं, ऐसे है देखो, P1 अगर C1 से 35 यूनिट्स मंगवाएगा तो उसे 8 रुपीज कॉस्ट लगेगी। P1 अगर C1 अगर P2 से अपने 10 यूनिट्स मंगवाएगा तो उसे 9 रुपीज कॉस्ट लगेगी। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। देखना मैं बताती हूँ, रुक जाओ, पूरा आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले आप देखो कि आपको C1 प्रोडक्ट मंगवाने में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है। C1 प्रोडक्ट मंगवाने में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है। ये क्या थी आपकी C1, ये थी आपकी डेस्टिनेशन डिमांडेड थिंग। ये मान लो ये है आपका, क्या मान ले हम, ये है पेन्स और ये है फैक्ट्री। ठीक है, अभी पेन C1 मंगवाने में आपको टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है। पेन C1 आपको टोटल कितना चाहिए था, मुझे पेन C1 टोटल चाहिए था 45 यूनिट्स चाहिए थी C1 की। ठीक है, मुझे 45 यूनिट्स चाहिए थी। 45 यूनिट्स मैंने कैसे मंगवाई हैं, 35 मैंने मंगवाई हैं P1 से और 9 यूनिट्स में सॉरी 10 यूनिट्स मैंने मंगवाई हैं P2 से, और मेरी 45 यूनिट्स आई हैं। P1 से मैंने मंगवाई 35 यूनिट्स और P2 से मैंने मंगवाई 10 यूनिट्स। P1 से मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है टोटल 8, और P2 से कितनी कॉस्ट लग रही है 9 रुपीज कॉस्ट लग रही है मुझे। ये पर यूनिट की कॉस्ट है, पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है, टोटल मेरी कॉस्ट कितनी हो गई C1 को मंगवाने की, 35 इंटू 8 280 प्लस 10 इंटू 9 90, 280 प्लस 90 370 मुझे कॉस्ट लग रही है C1 मंगवाने से। इस मेथड के अकॉर्डिंग, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अकॉर्डिंग मैंने क्या निकाला कि 370 अगर मैं ऐसे सामान मंगवाऊंगी P1 से 35 यूनिट्स और P2 से 10 यूनिट, तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी 370 रुपीज। समझ आई? ऐसे ही आपने सारा निकालिए। अब इसे लिखते कैसे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल के, देखो इसे ऐसे लिखते हैं हम, 8 इंटू 35, 9 इंटू 10, 12 इंटू 20, 20 यूनिट्स मंगवाई है यहाँ से, 13 रुपीज पर यूनिट है। 20 इंटू 13 ये कितना था, 16 इंटू 10, 5 इंटू 30। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी निकल जाएगी 8 इंटू 35 280, 90, 12 इंटू 20 240, 20 इंटू 13 260, 16 इंटू 10 160, 5 इंटू 30 150। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 280, 90, 240, 260, 160 एंड 150। 1180 हो गई आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, समझ आया? ये समझ आया? मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया ना। देखो फिर से बताती हूँ, अगर C1 की मैं कॉस्ट निकालू, C1 मुझे चाहिए थी 45 यूनिट्स, तो मैंने 35 यूनिट्स मंगवाई P1 से एंड मैंने 10 यूनिट्स मंगवाई P2 से। P1 से मुझे पर यूनिट कॉस्ट लग रही थी 8 रुपीज और P2 से मुझे पर यूनिट कॉस्ट लग रही थी 9 रुपीज। तो मैंने 35 इंटू 8 कर लिया एंड 10
10 इंटू 9 कर लिया और मेरी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल गई C1 के लिए। इसी तरह से मैंने सबकी निकाली, C1, C2, C3, C4 सबकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल ली है। ठीक है, और यही होता है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ही है। सोच रही हूँ आपको होमवर्क दे दूं, ऐसा करती हूँ मैं ये करवा ही देती हूँ। आप अभी के लिए इसे मेरे साथ देखो, जिन बच्चों को तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया वो बच्चे तो वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन पहले खुद से निकालो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। जिन्हें नहीं समझ आया वो दोबारा एक बार देख लो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपको बीच में दे रखी है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको चेक करना है कि जो आपका मैट्रिक्स है, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, टोटल ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू टोटल ऑफ डिमांड है कि नहीं। 500 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 1400, 3400, 700 प्लस 900 प्लस 1800, 3400। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये बैलेंस्ड है। सेकंड वन इज हमें चेक करना होता है मैक्सिमाइजेशन क्या है कि मिनिमाइजेशन का है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया, ये जो बीच में आपको गिवन है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है, तो आपका ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर ही मैं कर देती हूँ। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, मतलब हमें नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर सबसे पहले पकड़ना है। तो ये रहा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे D1 को डिमांड है 500, O1 इसे सप्लाई कर सकता है 700, तो कितनी एलोकेट करोगे, विच एवर इज लेस, यानी कि जितनी उसकी डिमांड है उतनी दोगे, ज्यादा थोड़ी दोगे। तो इसे 500 मिल गई, और अब D1 को और कुछ नहीं चाहिए तो इसलिए ये काट देंगे। बट इसके पास कितनी बच गई, 700 में से उसने 500 दे दिया D1 को, तो इसके पास बच गई अब 200। ठीक है, अब नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है आपके पास दिस वन। अब D2 को चाहिए 800 यूनिट्स, बट O1 इसे दे सकता है 200 यूनिट्स दे सकता है। तो इसे O1 से मिल जाएंगी 200 यूनिट, जितनी O1 दे सकता है। O1 जाएगा कट, क्योंकि O1 अब किसी को भी नहीं और नहीं दे सकता, खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। पर D2 की अभी भी कितनी और डिमांड बाकी है, 800 यूनिट्स उसे चाहिए थी और उसे O1 ने दी है सिर्फ 200 यूनिट्स, तो D2 की अभी भी 600 यूनिट्स की डिमांड बाकी है। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका कौन सा बनता है, दिस वन। अब D2 को और कितनी यूनिट्स चाहिए, 600 यूनिट्स चाहिए, बट A2 से कितनी यूनिट दे सकता है, 900 यूनिट ज्यादा दे सकता है। तो D2 को यहाँ पे पूरी O2 से 600 यूनिट्स मिल जाएंगी और D2 की डिमांड हो जाएंगी खत्म। O2 के पास अब कितनी यूनिट्स बच गई, 900 माइनस 600, 300 बच गई O2 के पास अब यूनिट्स। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है आपका दिस वन। अब यहाँ पे D3 को चाहिए 700 यूनिट, O2 से दे सकता है 300 यूनिट्स, है ना। तो D3 को O2 से कितनी मिल जाएंगी, 300 यूनिट मिल जाएंगी। O2 अब हो गया जीरो, नील हो गया, वो खाली हो गया, नील बटा सन्नाटा हो गया। बट D3 की डिमांड अभी भी बाकी है, 700 में से उसे 300 यूनिट मिली है, तो उसकी अभी भी 400 यूनिट की डिमांड बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है दिस वन। अब यहाँ पे D3 को चाहिए 400 यूनिट्स और O3 से दे सकता है 1800 यूनिट, तो 400 यूनिट तो बड़ी आराम से मिल जाएंगी, इसे मिल जाएंगी 400 यूनिट और D3 की डिमांड हो जाएगी खत्म। अब O3 के पास कितनी यूनिट्स बची, 400 इसने दे दी ना D3 को, तो कितनी यूनिट्स बची, इसके पास 1400 यूनिट्स बची। अब लास्ट में हमारे पास बचा यही, D4 को चाहिए 1400 यूनिट और O3 के पास भी है 1400 यूनिट, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सही। तो इसे मिल जाएंगी 1400 यूनिट यहाँ से, इसकी डिमांड खत्म और इसकी सप्लाई भी खत्म। समझ आया, ऐसे होता है आपका ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगी, नाइनटीन इंटू 500, 20 इंटू 200, 30 इंटू 600, 40 इंटू 300, 70 इंटू 400, 20 इंटू 1400। 19 into 500 is 9500, 20 into 200 is 4000, 30 into 600 is 1800, 40 into 300 is
12,000, 40 into 300 is 12,000, 70 into 400 is 28,000, 20 into 1400 is 28,000। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका कितना आ गया? 9,500 प्लस 4,000 प्लस 1,800 प्लस 12,000 प्लस 28,000 प्लस 28,000 इज 83,300 हो गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझ आया? ये था आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है मिनिमम कॉस्ट मेथड। अब मिनिमम कॉस्ट मेथड में आपके पास दो मेथड होते हैं, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। फर्स्ट हमने पढ़ लिया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सेकेंड है हमारे पास मिनिमम कॉस्ट मेथड। बहुत सिंपल है, सबसे डिफिकल्ट तो आपके पास लास्ट वाला मेथड है, मिनिमम कॉस्ट मेथड। अब इस मिनिमम कॉस्ट मेथड में हमारे पास दो मेथड्स हैं, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड and another one is minimum column cost method। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। अब जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हम पहले कौन सा सेल उठाते थे? जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की साइड होता था। अब इसमें हम कौन सा सेल उठाएंगे? जो रो में मिनिमम कॉस्ट होएगी, है ना। ये देखो, ये रो, ये है हमारे पास सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, इतना तो आपको पता चल ही चुका है, डिमांड है और ये सप्लाई है। ठीक है, अब रो देखनी है, सबसे पहली रो है हमारे पास, ये है रो। अब इस रो में जो मिनिमम कॉस्ट है उसे पहले उठाएंगे। मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? दिस वन इज मिनिमम कॉस्ट, तो पहले इसे उठा के एलोकेशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट रो देखेंगे, उसमें मिनिमम जो कॉस्ट होगी उसे उठाएंगे। ऐसे चलेगा इसमें। और इसी तरह से मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड में क्या हो जाएगा? कॉलम में रो कॉस्ट उठाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट रो है हमारे पास दिस। अब इसमें मिनिमम कौन सी है हमारे पास? ये है मिनिमम D2O1, D2O1 वाली हमारे पास, ये देखो D2O1 वाली मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। D2 को चाहिए 350 यूनिट और O1 सप्लाई कर सकता है 300 यूनिट। तो D2 को कितनी यूनिट्स मिलेंगी? जितनी O1 सप्लाई कर सकते हैं। भले तुझे 350 चाहिए, मैं तो भाई 300 ही दे सकता हूँ, तो 300 ले जा, 50 कहीं और से ले ली। ठीक है, तो इसे कितनी मिल जाएंगी? 300 यूनिट्स मिल जाएंगी। और इसकी O1 की जितनी भी सप्लाई थी वो खत्म हो गई, जीरो हो गई। बट D2 की अभी भी डिमांड बाकी है, कितनी? 50 यूनिट्स की डिमांड बाकी है। नेक्स्ट रो में देखेंगे अभी। नेक्स्ट रो में मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? दिस वन इज मिनिमम कॉस्ट। अब D1O2, D1O2 है ना ये सेल, ये देखो D1O2, ऐसे देखते हैं। D1 की डिमांड है 250 यूनिट्स की और O2 इसे सप्लाई कर सकता है 400 यूनिट्स। D1 को चाहिए 250 यूनिट्स, O2 सप्लाई कर सकता है 400 यूनिट्स। तो कितनी देंगे? जितनी उसे चाहिए। तू भले मुझे 400 दे, पर मुझे चाहिए ही 300, 250, तो तेरी बाकी की यूनिट्स का मैं अचार डालूंगी। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसको? 250 यूनिट्स आ जाएंगी और D1 की जो डिमांड है वो हो जाएगी खत्म। O2 के पास अब कितनी यूनिट्स बची हैं? O2 के पास यूनिट्स बची हैं अब 400 थी, उसमें से इसने 250 दे दी है। इसके पास बची हैं अब 150 यूनिट्स। कहाँ पे लिखे हैं? अब इसके पास बची है 150 यूनिट्स। ठीक है, अभी भी ये रो कटी नहीं ना गई, सेकंड रो नहीं कटी गई है। तो इसी में से भी जब तक आपकी रो नहीं ना कटी जाती, आपको नेक्स्ट रो पे नहीं जाना है। अब ये कॉलम कटेगी ना, तो इसी रो में देखेंगे। अभी भी इस रो में आपका लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है? 5 इज योर लीस्ट कॉस्ट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे D3 की डिमांड है 400, बट O2 इसे सप्लाई कर सकता है 150 यूनिट सिर्फ। तो इसे कितनी यूनिट्स मिल जाएंगी? O2 से 150 यूनिट्स मिल जाएंगी और यहाँ पे O2 की सप्लाई हो जाएगी खत्म। बट D3 की डिमांड नहीं हुई खत्म, 400 माइनस 150 यूनिट्स उसे सिर्फ मिली है, 250 यूनिट्स अभी उसे और चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रो बची है इसमें, लिस्ट कॉस्ट सेल आपका दिस वन 2। अब यहाँ पे आपकी डिमांड है, D4 की डिमांड है 200 यूनिट्स की, बट O3 सप्लाई कर सकता है 500 यूनिट सप्लाई कर सकता है।
तो D4 को तो पूरी 200 यूनिट्स मिल जाएंगी और इसकी डिमांड हो जाएगी खत्म। बट O3 की सप्लाई अभी भी बची है, इसके पास अभी भी यूनिट्स बची है। 500 माइनस 200 इसने दे दी, तो इसके पास अभी भी 300 यूनिट्स बची हुई हैं। ठीक है, अभी ये दोनों बच्चे हैं, दोनों के सेम है, कर दो एक एक करके। D2 को चाहिए 50 यूनिट, O3 के पास है 300 यूनिट, तो इसे दे देगा 50 यूनिट और D2 की डिमांड हो जाएगी खत्म और इसके पास बचेगी 250 यूनिट। अब यहाँ पे लास्ट बचा D3 को चाहिए 250 यूनिट और O3 के पास भी है 250 यूनिट, तो इसे मिल जाएगी 250 यूनिट्स और ये हो जाएगा कट। D3 की पूरी डिमांड खत्म हो जाएगी और E3 के पास भी कोई सप्लाई नहीं बचेगी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अगर एंड में 0 0 आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक है, समझ आया? मिनिमम रो कॉस्ट मेथड में हमें कैसे करना है, हमें सिर्फ सबसे पहले यही देखना है। फॉर्मूला किसके लिए है, ये देखने के लिए कि हम सबसे पहले कौन सा सेल उठाएं जिसके ऊपर एलोकेशन स्टार्ट करनी है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में बोला कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर साइड पहला सेल है उसे उठा लो। मिनिमम कॉस्ट मेथड में बोला, मिनिमम रो कॉस्ट मेथड में कि रो में जो सबसे छोटा सेल है ना, सबसे छोटी कॉस्ट है उसे उठा लो। मिनिमम कॉलम कॉस्ट में बोलेगा जो कॉलम में सबसे छोटी कॉस्ट है उसे उठा लो। सॉरी, तो बाकी जो सारा फॉर्मूला है वो सब सेम रहेगा, बस हमें मेथड वाइज ये देखना है कि हम सबसे पहले एलोकेशन स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, समझ आया? अब इस केस में आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, देखो 2 × 250, 1 × 300, 3 × 50, 5 × 150, 3 × 250, 2 × 200, बस टोटल कर लो, ये निकल जाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। 250 × 2 500, 300, 50 × 3 150, 150 × 5 750, 250 × 3 750, 200 × 2 400 plus 750 plus 750 plus 150 plus 300 plus 500, 2850 आ गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अभी ये हमारे क्या निकल रहे हैं, ये अभी मैम निकल रहे हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, मतलब कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स लगा के। अभी हम इसे बाद में चेक भी करेंगे कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास दो अलग से मेथड है, मोदी एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं अलग अलग मेथड से। दो मेथड हमने सीख लिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड द सेकंड वन इज मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। थर्ड वन कौन सा है, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। सेम है, ये भी बहुत इजी है, जैसे हमने मिनिमम रो कॉस्ट मेथड किया था वैसे मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। अब कॉलम में देखेंगे, यहाँ पे आप लोग वीडियो करो पोज और देखो ये सम कैसे खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सम सॉल्व करवा रही हूँ और अपना आंसर मैच कर लो। ठीक है, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने अपना आंसर, अब मैं भी करके दिखा देती हूँ आपको। अब मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड में सबसे पहले तो हमें चेक करना है, सबसे पहला स्टेप हर क्वेश्चन में आपका यही रहेगा, कोई भी मेथड हो, सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि नहीं है। 300 प्लस 400 प्लस 500 इज 1200, 250, 350, 400, 200, 1200। ठीक है, इक्वल हो गया, आपकी सप्लाई और डिमांड इक्वल है, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है। अब ये क्वेश्चन भी आपका मिनिमाइजेशन का है, मैक्सिमाइजेशन का मैंने नहीं लिया है क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही गिवन है। अब मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड में हमें कॉलम में देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी है। कॉलम है हमारे पास दिस, इसमें हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है 2, तो सबसे पहले हम उठाएंगे इसे ही, यहाँ पे करेंगे एलोकेशन। 250 है डिमांड एंड 400 है सप्लाई, तो कितनी यूनिट्स मिल जाएंगी D1 को, जितनी उसे चाहिए, क्योंकि सप्लाई ज्यादा कर रहा है वो, मुझे पर चाहिए 250 हुई, तो इसे 250 यूनिट्स मिल जाएंगी और D1 की डिमांड हो जाएगी खत्म। बट क्या O2 के पास अभी भी यूनिट्स बाकी हैं? यस मैम बाकी हैं, 400 थी उसके पास,
जिसमें से उसने 250 दे दी, अभी भी उसके पास 150 यूनिट्स बाकी हैं। नेक्स्ट कॉलम इज दिस, इस कॉलम में आपके पास है लीस्ट कॉस्ट सेल 1। अब यहाँ पे D2 को चाहिए 350 यूनिट्स, O1 दे सकता है सिर्फ 300 यूनिट्स दे सकता है, तो D2 को O1 से मिल जाएंगी 300 यूनिट्स एंड O1 की सप्लाई हो जाएगी नील। बट D2 की डिमांड अभी भी नहीं पूरी हुई, इसे अभी भी और 50 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो अभी भी ये कॉलम कट नहीं हुआ है, तो इसी में देखेंगे लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है, 3 है। अभी 6 और 3 में से लीस्ट कॉस्ट कौन सा हमारे पास, 3 है। तो अभी यहाँ पे D2 को 50 यूनिट्स चाहिए और O3 से दे सकता है 500 यूनिट्स, तो D2 को कितनी यूनिट्स मिल जाएंगी, 50 यूनिट्स मिल जाएंगी और D2 की डिमांड जो है कट हो जाएगी। एंड यहाँ पे O3 के पास अभी भी कितनी सप्लाई यूनिट्स बची हैं, 500 माइनस 50, 450। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कॉलम में हम देखेंगे ये वाली 5 और 3 में से लीस्ट कॉस्ट कौन सा आपके पास, 3 है। यहाँ पे D3 की डिमांड है 400 यूनिट्स की और O3 उसे सप्लाई कर सकता है 450 यूनिट्स, जैसे पूरी की पूरी 400 यूनिट्स मिल जाएंगी और D3 हो जाएगा कट। O3 के पास अभी भी कितनी यूनिट्स बच जाएंगी, 50 यूनिट्स अभी भी बच जाएंगी। मैम थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो गया ना, तो कोई ना, समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कॉलम बचा है 2 है लीस्ट कॉस्ट आपकी, यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। D4 की डिमांड है 200 की, बट O3 से सिर्फ 50 यूनिट्स दे सकता है, तो 50 यूनिट्स इसे मिल जाएंगी और O3 जाएगा आपका कट। बट D4 की अभी भी डिमांड पूरी नहीं हुई, इसे अभी भी 150 यूनिट्स चाहिए, तो D4 को 150 यूनिट्स चाहिए और O2 के पास बचे भी 150 यूनिट्स ही हैं, तो इसे मिल जाएंगी 150 यूनिट्स और D4 की डिमांड कट, O2 की सप्लाई कट। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो। इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे है 1 इंटू 300, 2 इंटू 250, 3 इंटू 50, 3 इंटू 400, 9 इंटू 150, 2 इंटू 50। टोटल कर लो, 300, 250 इंटू 2, 500, 50 इंटू 3, 150, 400 इन 400 इंटू 3, 1200, 9 इंटू 150, 1350, 50, 50 इंटू 2, 100, 100 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1200 प्लस 1350 इज 3450 हो जाएगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, समझ आया, मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड, रो कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। ये थे आपके 3 मेथड। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के आपके पास 4 मेथड होते हैं, जिसमें से हमने अपने 3 मेथड देख लिए हैं। चौथा मेथड मैं आज आपको नहीं करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे यूजफुल मेथड भी वही है। हम ये तीनों मेथड से क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, आपको बोलता है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम देता है और बोलता है कि आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के दो, तो उस केस में हमारी मर्जी है कि हम चारों मेथड में से कौन सा मेथड यूज करें। तो हम उस केस में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही यूज करेंगे। क्यों मैम, वो तो बहुत डिफिकल्ट है, फिर हम क्यों यूज करेंगे, उसका रीजन भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। जब हम ये अपना नेक्स्ट मेथड करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें वो करना है, तो हम वही यूज करेंगे। ये हम क्यों सीख रहे हैं फिर मैम, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल देता है कि मेरे को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल के दो, उस केस में हमें ये मेथड आना चाहिए ना, इसीलिए हम मेथड कर रहे हैं। ये मेथड हालांकि बहुत इजी है, नेक्स्ट वाला मेथड डिफिकल्ट है और हम यूज भी वही करेंगे जो डिफिकल्ट है, हम इजी वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे। अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो हम कल से करेंगे, ताकि आज वाला पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम कल वाला करेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ भी आएगा, वरना समझ नहीं आएगा आपको नेक्स्ट वाला मेथड। ये है आपके पास सुपर क्वेश्चन, मतलब कि इस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन आपकी मॉड्यूल का ही है, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये क्वेश्चन आपका मॉड्यूल का। इसको आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकालना है पहले, देन आपको मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, देन मिनिमम रो कॉस्ट मेथड से निकालना है एंड मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड से निकालना है। मैम ये 3 तो हमने कर लिए, ये मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड्स क्या होता है, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड। इस बार हम इसमें क्या करेंगे,
पूरी मैट्रिक्स में से जो मिनिमम कॉस्ट होएगी उसे उठाएंगे। बाकियों में क्या कर रहे थे, मिनिमम कॉलम में से लोएस्ट उठा रहे थे, रो में से लोएस्ट उठा रहे थे। अब मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स बोला है तो उसमें पूरी मैट्रिक्स में से जो लोएस्ट कॉस्ट होगी उसे हम उठा के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपसे बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, या तो ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, जैसा मुझे ठीक लगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सुपर क्वेश्चन। इसका मेरे को आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन मैं देखूंगी कितने बच्चों ने होमवर्क किया है और कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है, सच्ची में समझ आ रहा है। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसे अच्छे से रिवाइज करना, तभी नेक्स्ट समझ आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर मत कहना मैम डिफिकल्ट लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।